यस दोस्तों, वी आर लाइव, यानी स्वागत है आप सभी का यूनिफॉक्स लाइव के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर। और आज का ये जो सेशन है ना दोस्तों, ये बहुत ही मिनटों में हम कर लेंगे करीब 5 से 6 नंबर के क्वेश्चंस कवर। ना केवल 5 से 6 नंबर के क्वेश्चन, बल्कि जो टॉपिक है दोस्तों, जो विशेष टॉपिक या जो विषय मैं आपके सामने लाई हूँ वो है आज का टॉपिक। आपके स्क्रीन पे भी आप देख पा रहे होंगे, यानी कि हम चर्चा करेंगे लर्निंग थ्योरीज की। अक्सर हमारे सामने कंफ्यूजन होता है, भ्रम होता है, भैया सीटेट का एग्जाम है, कौन सी सिद्धांत पढ़ें, कौन सा छोड़ें, कैसी मुश्किल में फंस जाते हैं। तो दोस्तों फंसिएगा नहीं, यूनिफॉक्स लाइव लाया है सीटेट की लर्निंग थ्योरीज, या फिर अगर मैं बात करूं अधिगम के सिद्धांतों का एक निचोड़। यानी यदि आपने ये वीडियो देख लिया तो दोस्तों 5 से 6 नंबर निश्चित हैं। तो हम बात करें अगर लर्निंग थ्योरीज की, आपके स्क्रीन पे भी आप देख पा रहे होंगे भाई लर्निंग थ्योरीज की बात हो रही है, अधिगम के सिद्धांतों की बात हो रही है। अधिगम के सिद्धांत भाई 4 जगह से निकल कर आते हैं। अब आप बोलोगे मैम ये 4 जगह क्या है? अब देखो, हम 6 से भी ज्यादा नंबर के टॉपिक्स को कवर कर लेंगे कुछ ही मिनटों में। यानी अगर आपको सीटेट क्रैक करना है और अगर आपके पास टाइम नहीं है या समय बहुत कम बचता है, तो दोस्तों ये वीडियो है आपका निचोड़। यानी यदि आपने यूनिफॉक्स लाइव के साथ इस वीडियो को प्रॉपर निश्चित रूप से कॉन्सेप्ट समझ लिया, आपको समझ आ जाएगा भैया लर्निंग थ्योरीज क्या होती हैं, कितने टाइप होते हैं, कौन कौन से थिंकर्स ने कौन सी थ्योरी दी, कौन सा सिद्धांत दिया, ये आपको क्लियरली समझ आ जाएगा। तो स्वागत है आप सभी का, मैं दृष्टि आप सभी का स्वागत करती हूँ यूनिफॉक्स लाइव पर। और आज का ये बाल विकास का एक अहम लर्निंग थ्योरीज का टॉपिक है जो मैं कवर करने जा रही हूं। तो जल्दी से देख लेते हैं भाई। 4 चीजें निकल के आती हैं हमारे सामने, हमें सबसे पहले समझना है ये, ठीक है। एक आता है बिहेवियरिज्म, यानी कि जिसको हम कहते हैं व्यवहारवाद, ठीक है। दूसरा आता है कंस्ट्रक्टिविज्म। क्या आता है दोस्तों? कंस्ट्रक्टिविज्म, जिसको हम कहते हैं रचनावाद। क्या कहते हैं दोस्तों? इसको हम कहते हैं रचनावाद। फिर आता है हमारे पास एक टर्म निकल के जिसको हम कहते हैं कनेक्शनिज्म, इसको हम कहते हैं दोस्तों संबंधवाद। क्या कहते हैं? संबंधवाद। और दोस्तों चौथा पॉइंट जो हमारे पास निकल करके आता है, चौथा पॉइंट जो हमारे पास निकल करके आता है, तो दोस्तों वो है कॉग्निटिविज्म। कॉग्निटिविज्म यानी कि संज्ञानवाद, यानी कि संज्ञानवाद। भाई देखो, मिनटों में अगर आपने ये वीडियो देख लिया, आपके लर्निंग थ्योरीज यानी अधिगम के सिद्धांत क्लियर हो जाएंगे। 4 जगह से निकल के आते हैं अधिगम के सिद्धांत। बिहेवियरिज्म क्या होता है? व्यवहारवाद। ये वो लोग होते हैं, वो मनोवैज्ञानिक हैं जिनका मानना है कि हम एक दूसरे का व्यवहार देख के अधिगम करते हैं, या लर्निंग होती है किसी दूसरे इंसान के व्यवहार को देख के, इमिटेट करके, उसकी नकल उतार के, मॉडलिंग से, मॉडलिंग हिंदी में भी मॉडलिंग ही कहते हैं। मॉडलिंग ये रैंप वॉक वाली मॉडलिंग नहीं है दोस्तों, ये मॉडलिंग है कि हम देख के और फिर करते हैं, वो होते हैं व्यवहारवादी। फिर अगर हम बात करें कंस्ट्रक्टिविज्म की या रचनावाद लोगों की, तो ये कंस्ट्रक्टिविस्ट होते हैं, रचनावादी होते हैं। इनका मानना है कि बच्चा अपना ज्ञान का निर्माण खुद करता है, अपने ज्ञान का निर्माण खुद करता है, वो अपनी नॉलेज खुद कंस्ट्रक्ट करता है, वही इन कंस्ट्रक्टिविस्ट का मानना है। अगर मैं बात करूं कंस्ट्रक्टिविस्ट कौन कौन आ सकते हैं, तो भैया मारिया मोंटेसरी आ सकती है, फ्रोबेल आ सकते हैं। ये लोग रचनावादी थे, कंस्ट्रक्टिविस्ट थे। क्लियर? जॉन डुई भी इसी के अंदर आते हैं। अब हम बात करें कनेक्शनिज्म की, तो भाई संबंधवाद की यहाँ पे बात हो रही है। ऐसी थ्योरीज, ऐसे सिद्धांत या ऐसे मनोवैज्ञानिक जिन्होंने संबंधवाद बताया कि एक तत्व दूसरे से कैसे संबंधित है और कैसे साथ साथ चलता है। मैं अगर बात करूं स्टिमुलस और रिस्पॉन्स की, उद्दीपक और अनुक्रिया की, तो ये भी तो संबंध है इनमें, तभी तो हमारे को लर्निंग होती है, अधिगम होता है। तो अगर मैं बात करूं इस कनेक्शनिज्म की, दोस्तों आपको क्लियर हो गया होगा कि कनेक्शनिज्म का मतलब क्या होता है। क्लियर? कॉग्निटिविज्म की बात करूं, संज्ञानवाद की बात करूं, एक ही इंसान हमारे दिमाग में आ जाते हैं, बड़ी सी पिक्चर बन जाती है। भाई जीन पियाजे अंकल, जीन पियाजे अंकल मत लिख कर आ जाना पेपर में,
जीन पियाजे नाम है इनका। जीन पियाजे एक मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने संज्ञानात्मक विकास पर काम किया था। और दोस्तों उन्होंने कहा 4 चरण दिए थे, तो वो चरणों के बारे में हम आगे थ्योरी में बात करेंगे। बढ़ते हैं अगली स्लाइड की ओर। आपके स्क्रीन पर अब अगली स्लाइड आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, जिसमें है आपके सामने एल्बर्ट बंडूरा, यानी पहली थ्योरी जो आपके सामने है वो है एल्बर्ट बंडूरा। लर्निंग थ्योरीज की बात कर रहे हैं भाई। सबसे पहली कौन सी आई हमारे पास, कौन आया, स्कॉलर कौन है, तो भैया एल्बर्ट बंडूरा की बात कर रहे हैं। ठीक है, कौन सी थ्योरी दी थी, सोशल लर्निंग थ्योरी दी थी दोस्तों। ठीक है, कौन सी थ्योरी दी थी, सोशल लर्निंग थ्योरी दी थी, या इसको हम कह सकते हैं सामाजिक अधिगम सिद्धांत। ठीक है, क्लियर दोस्तों, ये है पहली थ्योरी। इसमें क्या था, ये बिहेवियरिस्ट थे। एल्बर्ट बंडूरा एक बिहेवियरिस्ट थे, बिहेवियरिज्म को बढ़ावा देते थे, व्यवहारवाद को बढ़ावा देते थे। इनका मानना है कि अगर बच्चे को, इनफैक्ट वॉटसन जो है, वॉटसन की अगर मैं बात करूं, एक और नंबर का क्वेश्चन आ गया है भाई, वॉटसन का नाम आ गया है। वॉटसन कौन थे, तो भाई बिहेवियरिस्ट थे। और बिहेवियरिस्ट की अगर मैं बात करूं, बिहेवियरिज्म की बात करूं, बिहेवियरिज्म के जनक की बात करूं, तो वॉटसन थे जिन्होंने कहा था मुझे 1 दर्जन बच्चे दो और मैं उन्हें चोर, डकैत, डॉक्टर, टीचर क्या बनाना चाहता हूं वो मेरे हाथ में होगा, मैं उन्हें प्रॉपर रूप से बनाऊंगा। उनका बेसिकली मानना था। उन्होंने, एल्बर्ट बंडूरा ने कहा कि, अब हम एल्बर्ट बंडूरा की थ्योरी पे आ जाते हैं। इन्होंने कहा कि भाई समाज में सामाजिक तौर से बच्चा एक दूसरे की हरकतें देख के, बिहेवियर देख के, व्यवहार देख के सीखता है। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करा जिसका नाम था, बहुत ही फेमस है, बहुत ही प्रसिद्ध है, बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट, बोबो गुड़िया एक्सपेरिमेंट, बोबो गुड़िया एक्सपेरिमेंट, है ना, बोबो गुड़िया एक्सपेरिमेंट। अब बोबो गुड़िया एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या करा, ऐसे कई ग्रुप के, कई समूह में बच्चे लिए, एक समूह को एक कमरे में भेजा जहां पे एक बोबो गुड़िया थी। बोबो गुड़िया एक ऐसी गुड़िया होती है, आपने देखा होगा छोटे बच्चों को खेलते हुए, कि आप उस गुड़िया में पंच करते हो तो वो गिरती है और वापस उठ जाती है। ऐसे ही एक कमरे में बच्चों ने देखा कि कुछ बच्चे, या कुछ टीवी में चल रहा था कि आक्रामक व्यवहार हो रहा था, अग्रेसिव बिहेवियर हो रहा था, तो उन बच्चों ने आक्रामक व्यवहार देखा। दूसरे रूम में अगर देखा जाए, जो दूसरा समूह था, उन्होंने देखा कि उस बोबो गुड़िया के साथ बहुत ही स्नेहपूर्वक व्यवहार हो रहा था। तीसरे कमरे में तीसरे समूह के साथ आक्रामक व्यवहार के साथ साथ बहुत ही स्नेहपूर्णता के साथ, यानी पहले तो आक्रमण कर दिया, उसके बाद स्नेह दिया, ये चल रहा था। बाद में जब उन बच्चों को दूसरे कमरों में लेके आया गया तो उन्होंने देखा कि भाई जो आक्रामक व्यवहार देख रहे थे वो आक्रामक व्यवहार अपनाने लगे, दूसरों के साथ वैसे ही करने लगे। और उस टॉय रूम में, उस खिलौनों के कमरे में उन बच्चों ने उस बोबो गुड़िया के साथ वैसा ही व्यवहार किया जैसा उन्होंने देखा। जिस समूह ने स्नेहपूर्वक व्यवहार देखा, उन्होंने स्नेहपूर्वक व्यवहार किया, दोहराया और अपनाया। और इसी के साथ निष्कर्ष पे अगर हम आए, क्या निचोड़ निकलता है इस थ्योरी का दोस्तों, तो वो है सोशल लर्निंग थ्योरी, सामाजिक अधिगम सिद्धांत। किसने दिया था? एल्बर्ट बंडूरा ने दिया था। भाई बोबो गुड़िया एक्सपेरिमेंट बहुत फेमस है इनका। और इसी के साथ ये पहली थ्योरी हमने कवर कर ली। अगली थ्योरी आपके स्क्रीन पर आने वाली है दोस्तों, आप देखेंगे अगली थ्योरी। इसमें क्या कहती है भाई, मेन आइडिया क्या है? अब ये आ गई है मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड्स मोटिवेशन थ्योरी। ठीक है, इनके अनुसार, मैस्लो के अनुसार, जब व्यक्ति बढ़ने लगता है तो जो चीज उसे सबसे ज्यादा जरूरी है, जिसकी ज्यादा आवश्यकता है, उसको पहले वो चाहिए होता है। उसके बाद धीरे धीरे जो बाकी चीजों की आवश्यकता बढ़ती रहती है वो वैसे वैसे बढ़ता रहता है। ऐसे इनका मानना ये है भाई, इनका कहना था, मैस्लो का कहना था कि भाई अब्राहम मैस्लो नाम था इनका, और इन्होंने नीचे से ऊपर जाता है, इनका जो थ्योरी होती है वो नीचे से ऊपर जाती है, आप सभी जानते हैं दोस्तों जी। तो आत्मपूर्ति की जरूरत होती है। एकदम आखिर लेवल जो इन्होंने बात की है वो है आत्मपूर्ति के लेवल की। नीचे बेसिक से स्टार्ट किया इन्होंने, बेसिक नीड से। और उन्होंने कहा कि जो मौलिक आवश्यकताएं हैं, जैसे कि पानी, खाना, हवा, ये सब है हमारी मौलिक आवश्यकताएं, जिसके बिना हम नहीं रह सकते। उसके बाद ऐसे कई अन्य 5 प्रकार के स्तर दिए इन्होंने, 5 लेवल दिए, उनके बारे में अभी मैं डिस्कस करूंगी आपके साथ। साथ में मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी दोस्तों कि 1934 में किताब में पहली बार इस सिद्धांत का
उच्चारण हुआ था, ये सिद्धांत पहली बार उस किताब में मिला था। किसने निकाला था दोस्तों? तो हम सेकंड थ्योरी की बात कर रहे हैं। ये निकाला था अब्राहम एच मैस्लो ने। क्लियर? सेकंड थ्योरी पे आ गए हैं दोस्तों। सेकंड थ्योरी की अगर मैं बात करूं तो अब्राहम एच मैस्लो ने बात की है। इब्राहिम एच मैस्लो, अब्राहम एच मैस्लो। आपको ये याद रखना है, ये नाम हो ना हो ये जरूर होगा, ठीक है? क्लियर? मैस्लो कौन सा सिद्धांत दिया था दोस्तों इन्होंने? कौन सा सिद्धांत दिया था दोस्तों इन्होंने? तो अगर मैं बात करूं कि इनके सिद्धांत की, तो दोस्तों इन्होंने आत्मपूर्ति की जरूरत, या अगर मैं बात करूं कि इनका जो सिद्धांत था वो था हायरार्की ऑफ सोशल नीड्स। क्लियर? इनका मानना था कि आवश्यकता अभी उत्प्रेरणा का आधार है। क्लियर? इनका ये मानना था। कौन सी थ्योरी दी है? ये मेन आइडिया था इस थ्योरी के पीछे। कौन सी थ्योरी दी है? तो भैया हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी दी है, जो किस पर बेस्ड है? अभिप्रेरणा पे बेस्ड है। किस पर बेस्ड है दोस्तों? अभिप्रेरणा पे बेस्ड है, मोटिवेशन पे बेस्ड है। क्लियर? अब इसमें उन्होंने कहा कि एक हायरार्की दी इन्होंने, ठीक है? यहाँ पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये जो पहले दो हैं इन्होंने कहा कि ये मौलिक हैं, ठीक है? ये है हमारी मौलिक आवश्यकताएं। क्लियर? दूसरे पे इन्होंने कहा जो तीसरा और चौथा स्तर है, जो तीसरा और चौथा है, इन्होंने कहा कि ये है मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं। क्लियर? और ये जो ये वाला लेवल है ना, जो आखिरी पांचवा स्तर है ना दोस्तों, ये इन्होंने कहा कि यह आत्मबोध है। ये क्या है? तो ये है आत्मबोध का स्तर। यानी इस लेवल पे आता है बच्चा, पहले नीचे से शुरू करता है और ऊपर की ओर जाता है, नीचे से शुरू करता है ऊपर की ओर जाता है। यहाँ पे आ जाता है बेसिक नीड्स दोस्तों। जो पहला स्तर है वो है बेसिक नीड्स या मौलिक आवश्यकताएं जिनकी हमें जरूरत पड़ती है। पानी, खाना, ये सब हमें मौलिक रूप से जरूरी होता है। अगर मैं छोटे शिशु की बात करूं, नवजात शिशु की बात करूं, छोटे बच्चों को सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है? उन्हें खाने की आवश्यकता होती है, यानी उन्हें चाहिए खाना, उन्हें चाहिए पानी, और साथ में अगर और किसी चीज की बात की जाए तो बेसिक नीड्स क्या है कि हमें वॉशरूम जाना होता है। ऐसे ही छोटे बच्चे होते हैं, खाते हैं, पीते हैं और वॉशरूम करते हैं, और बस यही उनका बेसिक नीड्स है। अगले लेवल पे अगर मैं आऊं, अगले स्तर पे अगर मैं आऊं, यहां आ जाती है सेफ्टी की बात दोस्तों, यहां आ जाती है सुरक्षा की बात। अगर बात की जाए सुरक्षा की तो घर है ना, घर की बात आ जाती है, सुरक्षा की बात आ जाती है। ये साइकोलॉजिकल नीड्स है, मनोवैज्ञानिक जरूरतें हैं जिनके बिना हम नहीं रह सकते। या अगर मैं बात करूं नीड फॉर सेफ्टी, शेल्टर, रहन सहन की बात करूं तो ये तब आती है। तीसरे स्तर की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो तीसरा स्तर मैं सोशल के नाम से जानूंगी। किस नाम से जानूंगी? सोशल के नाम से जानूंगी। यानी अगर मैं बात करूं लव, बिलोंगिंगनेस, प्यार, बिलोंगिंगनेस, अपनापन, तो ये तीसरे स्तर पर दिखाया है इन्होंने, अभिप्रेरणा के तीसरे स्तर पर बताया है। और अगर मैं बात करूं चौथे स्तर की, तो भाई यहाँ पे आ जाता है ईगो के नाम से जान सकती हूं मैं। लेकिन अगर मैं इसका पर्टिकुलर नाम जानूं तो इसका नाम है सेल्फ एस्टीम। ठीक है, क्या नाम है? सेल्फ एस्टीम नाम है इसका, स्वस्वभाव, सेल्फ एस्टीम नाम है भाई इसका। और इसको हम ईगो के नाम से जान सकते हैं, क्योंकि इस स्तर पर दोस्तों बच्चा क्या करता है? इस स्तर पर, चौथे स्तर पर बच्चा अपनी सेल्फ एस्टीम, पावर, कंट्रोल, अपनी आइडेंटिटी, अपनी रिकॉग्निशन, पहचान करता है। क्लियर? तो ये हो गया चौथा स्तर। भाई यहाँ पे ईगो नहीं आएगा, यहाँ पे सेल्फ एस्टीम आ गया। ठीक है, इसमें बेसिक, सेकंड में ईगो लिख सकते हो आप। चौथा, पांचवा स्तर जो है ये है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन या आत्मबोध। आत्मबोध
या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। क्लियर? ठीक है भाई, ये थी मैस्लो की थ्योरी कि जो जरूरत पहले होती है उसकी आवश्यकता पहले होती है, और ऐसे ऐसे जैसे जैसे आवश्यकता बढ़ती रहती है ऐसे ऐसे हम चीजें भी हासिल करते रहते हैं। इनका एक मानना है कि भाई मोटिवेशन इंक्रीजेस, आप एक चीज ध्यान रखिए, मोटिवेशन इंक्रीजेस व्हेन नीड्स आर मेट। जब हमारी आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं तो अभिप्रेरणा बहुत ऊंची होती है, और अगर हमारी ज़रूरतें पूरी ना हो दोस्तों तो हमारी अभिप्रेरणा भी अधूरी रह जाती है या मोटिवेशन बिल्कुल ही नहीं होता। सो आई होप, अब एक एग्जांपल देती हूँ मैं आपको। हम अगर कहीं काम करते हैं, इफ़ वी गो टू वर्क, हम जहाँ काम करते हैं या जहाँ भी हम टीचर हैं, तो हम वहाँ पढ़ाते क्यों हैं? क्योंकि वो इंस्टीट्यूशन या वो स्कूल आपकी आवश्यकताएं पूरी कर रहा है, आपकी आवश्यकताएं पूरी कर रहा है। आपकी जो भी आवश्यकताएं, हो सकता है फाइनेंशियल हो, यानी हो सकता है पैसे के तौर में हो सकता है आपकी पहचान के तौर में हो सकता है आपको अपना टाइम अच्छी जगह पे लगाना है इसलिए हो, तो सबकी आवश्यकताएं अपनी अपनी होती हैं। और इसको ध्यान में रखते हुए यही मैस्लो ने इस थ्योरी में कहा है, इसी थ्योरी में कहा है। अगली थ्योरी आपके सामने लेके आऊंगी दोस्तों, अगली थ्योरी के सामने। अगली थ्योरी आपके स्क्रीन पर दोस्तों। अगली इस थ्योरी से पहले आपके सामने एक डायग्राम है जिसमें आप क्लियरली देख पा रहे होंगे भाई फिजियोलॉजिकल नीड्स जो होते हैं, मौलिक जरूरतें जो होती हैं वो पहले स्तर पे हैं, फिर आती है सेफ्टी यानी सुरक्षा की जरूरतें, और तीसरे स्तर पे जाएं दोस्तों तो सेल्फ एस्टीम आ जाती है, यानी अगर मैं बात करूं लव एंड बिलोंगिंगनेस की, लव एंड बिलोंगिंगनेस आ जाता है। चौथे स्तर पे जाऊं तो भाई सेल्फ एस्टीम आ जाती है या एस्टीम आ जाती है या गर्व आ जाता है, प्राउडीनेस आ जाता है, प्रेस्टीज आ जाता है, और अगर हम और चीजों के बारे में बात करें तो रिस्पेक्ट आ जाता है, आदर करना दूसरों को, ये सब हमारा चौथे स्तर पर है। पांचवें स्तर पर अगर मैं आऊं, आत्मबोध की जहां बात हो रही है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की बात हो रही है, अपनी क्षमताएं प्रूव करने की बात होती है, तो दोस्तों पांचवें स्तर पर होती है। अगली स्लाइड आपके स्क्रीन पर आप देखेंगे, अगली थ्योरी आपके स्क्रीन पर। अगली थ्योरी है क्लासिकल कंडीशनिंग की। भाई क्लासिकल कंडीशनिंग किसने दी थी? क्लासिकल कंडीशनिंग किसने दी थी दोस्तों? अगर हम बात करें क्लासिकल कंडीशनिंग किसने दी थी, तो इवान वी पावलोव ने दी थी, इवान वी पावलोव ने दी थी भाई। और क्लासिकल कंडीशनिंग को हम शास्त्रीय अनुबंधन के नाम से जानते हैं, रिस्पोंडेंट थ्योरी के नाम से जानते हैं। ठीक है, आई वी पावलोव की बात हो रही है, आई वी पावलोव की बात हो रही है, ये तीसरी थ्योरी है। क्या कहती है? ठीक है, क्लासिकल कंडीशनिंग के नाम से जानते हैं, क्लासिकल कंडीशनिंग के नाम से जानते हैं, शास्त्रीय अनुबंधन के नाम से जानते हैं। शास्त्रीय क्यों कहते हैं? क्योंकि ये पारंपरिक है, पुराने तौर से चलती आ रही है, इसलिए इसको शास्त्रीय अनुबंधन कहा जाता है। भाई अगर मैं बात करूं इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, तो भाई स्टिम्युलस, जो टर्म इंपॉर्टेंट निकल के आती है, स्टिम्युलस यानी उद्दीपक, ठीक है, और रिस्पॉन्स यानी अनुक्रिया, क्लियर? उद्दीपक और अनुक्रिया की बात हो रही है दोस्तों। उद्दीपक और अनुक्रिया की बात करूं तो भाई जब लालच मिलेगा, स्टिम्युलस का मतलब क्या है दोस्तों? स्टिम्युलस का मतलब है लालच, ठीक है, किसी भी चीज का लालच। तो लालच मिलता है तभी तो इंसान रिस्पॉन्स करता है। मान लीजिए आप सीटेट का पेपर दे रहे हैं, सीटेट का पेपर देने के पीछे आपके लिए स्टिमुलस क्या है? आपका स्टिमुलस है कि मुझे सरकारी नौकरी चाहिए, पे ग्रेड अच्छा होता है, तो वो आपके लिए स्टिमुलस है दोस्तों। और अगर मैं स्टिमुलस की बात करूं तो वही उद्दीपक होता है जिसकी वजह से आप रिस्पॉन्स करते हैं, और रिस्पॉन्स करके ही अधिगम होता है। दिस इज इक्वल टू, अगर हम इन दोनों को देते हैं तो लर्निंग होती है। क्या होती है दोस्तों? लर्निंग होती है या अधिगम होता है। क्लियर? ठीक है भाई, क्लियरली समझ आ गया ना? अब इस थ्योरी में इन्होंने क्या करा, इन्होंने एक डॉगी को लिया, यानी एक कुत्ता लिया गया एक्सपेरिमेंट पे,
और इन्होंने कौन सा कुत्ता लिया भाई? भूखा कुत्ता लिया। इंपॉर्टेंट टर्म क्या है? भूखा कुत्ता लिया, ठीक है, यानी हंग्री डॉग लिया गया। अब अगर मैं बात करूं दोस्तों क्या था इस थ्योरी में, तो इन्होंने एक भूखे कुत्ते को लिया, उसको एक यंत्र पे रखा, एक ऐसे ट्रे सी थी, पूरी शीट थी, उसके ऊपर रखा, उसका जो सलाइवरी ग्लैंड है, जो लार की जो यंत्र है, उस पर उन्होंने रिकॉर्ड करके एक डब्बा रखा जिसमें उस कुत्ते की लार आए। तो इन्होंने क्या किया, एक सामने एक शीशा था उस कुत्ते के, और जैसे ही कुत्ता, चाहे कुत्ता हो चाहे इंसान हो, हम लोगों को भी भूख लगती है तो हमारी मुंह में पानी आ जाता है ना, खाना, स्वादिष्ट खाना देख के। ऐसे ही कुत्ते के सामने जब खाना लाया गया तो देखा कि भाई वो लार निकालता है। अब उन्होंने कहा मुझे इस कुत्ते में एक आदत डालनी है। अब वो आदत क्या डालनी है? उन्होंने कहा कि मैं बेल बजाऊं तो भी उस कुत्ते में लार निकलनी चाहिए। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने पहली बार, कई बार प्रयास किया, पहली बार बेल बजाई तो कुत्ते को कुछ समझ नहीं आया और वो वही प्रक्रिया करता रहा। जब खाना देखता था तभी वो लार निकालता था, चाहे वो खाना मिले ना मिले, पर खाना देख के वो लार निकालने लगता था। लेकिन दूसरी बार फिर उन्होंने बेल बजाई, फिर खाना दिया, तीसरी बार फिर बेल बजाई, फिर खाना दिया, चौथी, पांचवी, छठी बार ऐसे कई बार प्रयास कर करके उन्होंने एक चीज नोटिस की और एक चीज ध्यान में दिया कि भाई जब बेल बजी तब भी कुत्ते के मुंह से लार निकलने लगी। तो दोस्तों वो स्टिमुलस था, यानी वो एक स्टिमुलस था। जो बेल थी वो एक न्यूट्रल स्टिमुलस था। जो बेल थी यानी घंटी जो थी वो एक न्यूट्रल स्टिमुलस था दोस्तों। क्या था? न्यूट्रल स्टिमुलस था। भैया सीधा सीधा एक नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि क्लासिकल कंडीशनिंग में पावलोव ने कौन सा न्यूट्रल स्टिमुलस दिया या कौन सा उद्दीपक दिया? ठीक है, तो भैया आपको पता होगा घंटी थी न्यूट्रल स्टिमुलस, है ना भाई दोस्तों? घंटी थी न्यूट्रल स्टिमुलस। और नेचुरल स्टिमुलस की अगर मैं बात करूं, भैया नेचुरल स्टिमुलस क्या था? नेचुरल स्टिमुलस की अगर मैं बात करूं तो वो था फूड, है ना? फूड, प्राकृतिक तौर पे जो उद्दीपक था वो खाना था। और अगर मैं नेचुरल रिस्पॉन्स की बात करूं, नेचुरल रिस्पॉन्स की बात करूं तो वो था दोस्तों लार निकलना, है ना? लार निकलना या सलाइवा उसका नेचुरल रिस्पॉन्स था। क्लियर? लेकिन आपने कई टर्म्स भी देखे होंगे इसमें, ऐसे आता है लिखा UCR, UCS। तो भाई UCS और UCR कुछ नहीं है, लेकिन अनकंडीशनल रिस्पॉन्स, अनकंडीशनल स्टिमुलस, इनका मतलब यही होता है कि मतलब अगर हम कुछ भी मेहनत किए बिना नेचुरली कोई स्टिमुलस दे देते हैं जिसपे हमने कोई मेहनत नहीं करी, कोई प्रयास नहीं कराया, उसे हम अनकंडीशनल स्टिमुलस या अनकंडीशनड रिस्पॉन्स कहते हैं। क्लियर? अब इसी के साथ मैं आपको समझा रही थी एक्सपेरिमेंट को। तो भाई नेचुरल स्टिमुलस या अनकंडीशनड स्टिमुलस की अगर मैं बात करूं, ठीक है, अनकंडीशनड स्टिमुलस क्या है? नेचुरल स्टिमुलस है जो खाना है। अनकंडीशनड रिस्पॉन्स क्या है? भाई नेचुरल रिस्पॉन्स है जो है लार। क्लियर दोस्तों? अब अगली बार एक और चीज देखना, भाई उन्होंने जब बार बार बेल बजाई, कई बार ऐसे ट्रायल हुआ, प्रयास के पूर्व जो कुत्ता होता है तो ये देखा जाता है कि बिना खाना दिए भी घंटी के बजते ही उसके मुंह से लार निकलने लगती है। यही था क्लासिकल कंडीशनिंग दोस्तों। और क्लासिकल कंडीशनिंग से निष्कर्ष निकल के आता है, तीन थ्योरी का निष्कर्ष निकल के आता है, तीन कंडीशन होती है। एक होती है पूर्व, अनुबंधन के पूर्व स्थिति, एक होती है अनुबंधन के दौरान स्थिति, और एक होती है अनुबंधन के बाद जो स्थिति हुई। तो बिफोर कंडीशनिंग क्या स्टेट थी कुत्ते की? भाई वो खाना देख के लार निकालता है। क्लियर? उसमें कोई आदत नहीं डली थी। बिटवीन या ड्यूरिंग द कंडीशनिंग अगर मैं बात करूं दोस्तों, अनुबंधन के दौरान की बात करूं तो उसमें कंडीशन स्टिमुलस से कंडीशन रिस्पॉन्स मिला। कंडीशन स्टिमुलस क्या था? अगर मैं बात करूं अनुबंधित उद्दीपक की तो दोस्तों वो था बेल, यानी उसको न्यूट्रल स्टिमुलस दिया गया। घंटी, घंटी कोई खाना नहीं है, कोई नेचुरल स्टिमुलस नहीं है, उद्दीपक नहीं है। भाई वो खा तो सकता नहीं, उसे पता है कि घंटी खा नहीं सकता, लेकिन घंटी के बजते ही वो एसोसिएट कर पा रहा था, संबंध कर पा रहा था कि घंटी के बजते ही मुझे खाना मिलेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों। और अगर मैं बात करूं कि कंडीशनिंग के बाद तो घंटी बजे ना बजे, खाना आए ना आए, उसके मुंह से लार निकलती थी। तो आपको ये तीन चीजों का खास तौर पे ध्यान रखना है इस थ्योरी में। खास तौर पे इस थ्योरी में आपको ये चीजों का ध्यान रखना है कि भाई नेचुरल स्टिमुलस से नेचुरल रिस्पॉन्स आता है या न्यूट्रल स्टिमुलस से न्यूट्रल रिस्पॉन्स आता है। बिफोर कंडीशनिंग की बात करूं तो स्टिमुलस डज नॉट नीड टू फोकस, यानी फोकस नहीं होता है उद्दीपक पर बिफोर कंडीशनिंग।
है ना। अनुबंधन के पहले स्टिमुलस पर कोई लेना देना नहीं है उस कुत्ते का, है ना। अगर मैं बात करूं बिफोर की, ड्यूरिंग की और आफ्टर की, भाई ये अनुबंधन के पहले, अनुबंधन के दौरान और अनुबंधन के बाद। तो पहले जो है उस कुत्ते को कोई लेना देना नहीं है ना। UCS इज इक्वल टू UCR, यानी नेचुरली रिस्पॉन्स हो रहा है, नेचुरल स्टिमुलस पे नेचुरल रिस्पॉन्स मिल रहा है। क्लियर दोस्तों, क्लियर। अब ड्यूरिंग में क्या आ जाता है भाई, एट द टाइम ऑफ कंडीशनिंग, यानी कंडीशनिंग के साथ न्यूट्रल स्टिमुलस जो बेल है उसके साथ उसको खाना मिल रहा है, फूड मिल रहा है ना भाई दोस्तों, फूड मिल रहा है जो है अनकंडीशनड स्टिमुलस। नेचुरल है तो अनकंडीशनड कहलाएगा, जैसा मैंने बताया, ठीक है, अनुबंधन रहित होता है। क्लियर दोस्तों। और साथ में जो रिस्पॉन्स हमें मिला, दोस्तों वो रिस्पॉन्स है UCR, यानी कि अनकंडीशनड रिस्पॉन्स, अनुबंधन रहित अनुक्रिया मिलती है। कुत्ता बार बार करने पे लार निकालने लगता है, लार ही उसका UCR है, या अनुबंधन रहित अनुक्रिया है, और इसी से एसोसिएशन और रेपिटेशन यहां पे काम करती है। क्या इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो एसोसिएशन और रेपिटेशन यहां पे काम करती है। अगर मैं बात करूं एसोसिएशन की, तो भाई संबंध, ठीक है, संबंध, ठीक है, यहां काम करता है। और रेपिटेशन यानी बार बार, ठीक है, बार बार करने से उसमें अनुबंधन रहित रिस्पॉन्स या अनुक्रिया मिलती है। क्लियर दोस्तों, ये आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर मैं बात करूं आफ्टर कंडीशनिंग की, तो कंडीशनड स्टिमुलस क्या था दोस्तों, बेल। अगर मैं बात करूं कि यहां तो उसको आदत नहीं पड़ी थी ना, आफ्टर कंडीशनिंग, अनुबंधन के बाद में उसको आदत पड़ गई कि घंटी के बजने से ही उसको क्या आने लगा दोस्तों, क्या हो गया था उसको घंटी के बजते ही, भाई घंटी के बजते ही उसको कंडीशनड रिस्पॉन्स मिलने लगा था, यानी अनुबंधित अनुक्रिया होने लग गई थी दोस्तों। और अनुबंधित अनुक्रिया क्या थी, तो कुत्ता लार निकालने लगा था घंटी के बजने से भी। क्लियर भाई। न्यूट्रल स्टिमुलस या आर्टिफिशियल स्टिमुलस क्या था, तो भाई बेल था, खाना नहीं है वो, लेकिन बेल के बजने से भी कुत्ते में लार निकल रही थी। अब यहाँ 5 प्रोसेसेस आ जाते हैं इसमें से निकल के। अगर मैं बात करूं 5 प्रोसेसेस की, तो भाई 5 प्रोसेसेस पर आ जाते हैं निकल के सीधे सीधे। उन 5 प्रोसेस की अगर मैं बात करूं, उन टर्म्स को आपको ध्यान रखना है दोस्तों। कौन सी टर्म्स हैं जो निकल के आती हैं। पहली है एक्विजिशन यानी अर्जन, क्लियर दोस्तों, पहली है एक्विजिशन यानी अर्जन। 5 टर्म सीधी सीधी आ जाती है हमारे सामने, और वो टर्म्स अगर आपने कर ली तो दोस्तों आराम से आप 5 नंबर से 10 नंबर तक का आराम से करके आएंगे। भाई 5 प्रोसेसेस निकल के आते हैं इसी अनुबंधन से, ठीक है, शास्त्रीय अनुबंधन से प्रतिक्रियाएं निकल के आती हैं। क्या है वो, भाई पहली देखते हैं। पहली कहती है एक्विजिशन, ठीक है, यानी अर्जन। दूसरा कहता है एक्सटिंक्शन, यानी कि अगर मैं एक्सटिंक्शन की बात करूं तो भाई विलुप्तीकरण की बात हो रही है। विलुप्तीकरण की बात हो रही है कि मान लीजिए आखिर में आफ्टर कंडीशनिंग कुत्ते को खाना नहीं मिल रहा था, बेल से ही वो एसोसिएशन करके रिपीटिशन कर करके आदत पड़ गई थी उसमें, तो भाई विलुप्तीकरण हो गया था किसका, खाने का। खाना आए ना आए बेल बजते ही लार निकल रही थी, वही विलुप्तीकरण है दोस्तों, तीसरे की मैं बात करूं, स्पॉन्टेनियस रिकवरी की बात करूं, तीसरा आता है स्पॉन्टेनियस रिकवरी। इसको हम कह सकते हैं हिंदी में पुनर्प्राप्ति, ठीक है
भाई देखो, एक बार उसको खाना नहीं मिला, दूसरी बार नहीं मिला, तीसरी बार बेल बजते ही दोबारा खाना मिल जाए तो वापस से तुरंत रिकवरी हो जाती है, पुनर्प्राप्ति हो जाती है। यानी एक बार ऐसा एग्जाम्पल मैं आपको और एक एग्जाम्पल देती हूँ। बच्चों को बार बार स्टार देते रहो तो इंपॉर्टेंस खत्म हो जाती है स्टार की, है ना। लेकिन बीच बीच में स्पॉन्टेनियस रिकवरी होती रहती है। अगर मैं बीच में दे दूं स्टार तो बच्चा खुश हो जाता है कि मैम ने आज मुझे स्टार दिया। इसी रूप से स्पॉन्टेनियस रिकवरी यहाँ काम करती है दोस्तों। अगर मैं बात करूं चौथे टर्म की, चौथा टर्म है जनरलाइजेशन। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी सामान्यकरण। सामान्यकरण की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों, क्या वो कुत्ता बेल में, यानी स्कूल में जो घंटी बजती है और उसको खाने के लिए जो घंटी बजती है, उसमें कोई जनरलाइज नहीं कर पाता, है ना। उसको नहीं पता कि ये घंटी कौन सी है। घंटी उसके लिए एक ही, कोई भी घंटी बजे वो खाने के लिए लार निकालने लगेगा, तो वो जनरलाइज नहीं कर पाता, सामान्यकरण नहीं कर पाता। क्लियर दोस्तों। आखिर टर्म जो निकल के आती है वो है डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब भी यही है कि उसको फर्क नहीं पता चलता कौन सी बेल से क्या होगा। घंटी में विभेदीकरण नहीं कर पाता, डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाता, या उसको नहीं पता चलता कि भाई भेदभाव क्या है, या विभेदीकरण नहीं कर पाता। क्लियर दोस्तों। तो आई होप आपको ये तीन थ्योरी जो हमने आज करी कंप्लीटली, यानी कि हमने जो 3 थ्योरी कवर करी, आई होप आपको अच्छे से समझ आई हो। और ऐसे ही और कई सारी लर्निंग थ्योरीज को लेके मैं आपके सामने आऊंगी, और इसीलिए यहाँ तक बने रहने के लिए यूनिफॉक्स लाइव के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले पार्ट में, यानी पार्ट 2 में और थ्योरीज कवर करेंगे। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया, नमस्कार।